हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। आखिर हम जनसंख्या को किस तरह से कम कर सकते हैं, उसे आज देखने वाले हैं। तो जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जाने थे, उसका हम लोग तुरंत सा एक बार रिवीजन करते हैं। तो हम लोग वहां देखे थे कि भारत का जो है 1980 में जो क्षेत्रफल था, पूरे विश्व का कितना क्षेत्र भारत में था, तो 2.4% क्षेत्र जो है भारत में था। जबकि उसी टाइम 1980 में जो जनसंख्या पूरे विश्व का भारत में कितना मिल रहा था, तो 15.5% मिल रहा था। जबकि बात करें अगर पूरा विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 38 व्यक्ति था। यानी कहने का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति पूरे विश्व में मिल रहे थे, 38। जबकि हमारा भारत, हम लोग अपना देश का बात करें तो दिख रहा था कि हमारे भारत में जो है 1980 में जो जनसंख्या घनत्व था 280 था। कितना था, 280। ये सब चीजें हम लोग पिछले वीडियो में देखे। अब जरा सोचिए, अगर अभी का हम एक डाटा आप लोग को शेयर करें तो देखो दिखने क्या दिख रहा है, 67,385 बच्चे शिशु प्रतिदिन अकेले भारत में जन्म ले रहे। सोचिए कितना ये संख्या ज्यादा है। एक दिन में 67,385 बच्चे जन्म ले रहे। जबकि वही अगर बात हम लोग चीन का करें तो 46,299 बच्चे प्रतिदिन जन्म ले रहे। अब जरा सोच के देखिए, चीन भी है तो वहां जन्म जो हो रहा है हम लोग के यहाँ से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आने वाला समय, हम पिछला वीडियो में बोले भी थे कि 2050 वह साल होगा शायद, तब तक हम लोग विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग के यहाँ जनसंख्या को कैसे कम किया जा सकता। वही विकसित देश अमेरिका की बात करें तो 10,247 बच्चे मात्र प्रतिदिन जन्म लेते। अब जरा सोचिए, वहां की जनसंख्या कम होगी, अमेरिका की जनसंख्या कम होगी, तो वे देश आगे बढ़ेंगे या हम बढ़ेंगे। हम लोग पीछे देखे भी थे कि इस जनसंख्या विस्फोट की वजह से बहुत सारी समस्या आ रहे थे, जैसे निर्धनता आ रही थी, गरीबी यानी कहने का मतलब आ रही थी, और कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव हो रहा था, शिक्षा की कमी हो रही थी, अपराध बढ़ रहे थे। तो ये सब घटना हम लोग देखे थे। तुम सभी को कम करना है, जनसंख्या विस्फोट को रोकना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण। तो आज का हम लोग का जो मुख्य टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण। ये आपका मेन थ्योरिकल टॉपिक है, तो थ्योरिकल है पर आप लोग नोट कीजिएगा और याद रखिएगा, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन से साधन। तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण का जो पहला साधन है, पहला जो हम लोग कहें कि जो तरीका है, तो उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या पहुंचाना पड़ेगा, शिक्षा। यानी शिक्षा का विस्तार होगा। जैसे आज कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा लोग जागरूक हो जाए तो शिक्षा का विस्तार करना बिल्कुल आसान है। आज ये टेक्नोलॉजी के दौरान जिसके माध्यम से आप पढ़ पा रहे हैं, जरा सोचिए ये कितना आसान सा तरीका है कि हम घर बैठे क्या कर पा रहे, पढ़ पा रहे। तो इन सभी अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीका का यूज करके हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सभी लोगों के पास दूर दूर तक शिक्षा का विस्तार करना पड़ेगा। अगर शिक्षा का विस्तार होगा, शिक्षा ज्यादा होगा, खुद लोग समझदार हो जाएंगे और जनसंख्या कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, उस पर नियंत्रण का हो जाएगा। और मेन जो बात है, अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो किसके वजह से बढ़ रहा था। अभी हम बोल रहे थे कि अकेले एक दिन में भारत में 67,385 बच्चे जन्म लेते। एक दिन में अकेले भारत में 67,385 बच्चे जन्म लेते। तो कहीं ना कहीं बच्चे की संख्या को नियंत्रण करना। जैसे आप लोग एक तो सुने होंगे, क्या है टैग लाइन, हम दो हमारे दो। तो आप लोग बहुत जल्दी ये भी सुनने वाले, हम एक, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक। अब ऐसा नहीं कि सोच लेना है कि अब हम दो हमारे सुन, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपना जाति को भी तो बचा के रखना है ना।
तो इसलिए ये शून्य नहीं सोचना है। तो कहने का मतलब है बच्चों की संख्या का भी नियंत्रण करना पड़ेगा। फिर अगर आगे देखें तो हमें जैसे बाल विवाह जैसे चीजों को रोकना पड़ेगा। बाल विवाह जैसे चीजों को रोकना पड़ेगा, यानी विवाह की आयु तय करना पड़ेगा, विवाह योग आयु को निश्चित करना पड़ेगा। अगर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो एनसीईआरटी ये बता रहे हैं कि लड़की का जो विवाह की उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष, जबकि लड़का का जो विवाह आयु तय की है 21 वर्ष। अब जरा सोचिए, ये हमारे एनसीईआरटी विवाह की आयु तय की है, हमारे गवर्नमेंट ये रूल बनाए कि इतना के पहले जो है क्या कर सकते हैं आप, विवाह नहीं कर सकते। तो अब लोग सोच रहे हैं कि यही निश्चित है, पर इसके ठीक आगे एनसीईआरटी में ही अगर हम लोग देखें, इसके ठीक आगे ये भी लिखे हुए हैं, ये भी बताए हुए हैं कि अगर हमें सीमित परिवार चाहिए, सीमित जनसंख्या चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और हमें कितना बढ़ा के करना पड़ेगा, लड़की की आयु को 21 वर्ष पे लाना होगा और लड़का की आयु को 24 वर्ष, क्योंकि 21 वर्ष और 24 वर्ष ही हुआ आयु होता है जिस समय कहीं ना कहीं लड़का लड़की का जो जननीय अंग होते हैं पूरी तरह से परिपक्व हो पाते, विकसित हो पाते और जनन से संबंधित, अपनी संतान से संबंधित योजना को सही देखभाल, सही निर्णय लेने का उनके अंदर क्षमता विकसित होती। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं विवाह योग आयु को भी तय करना होगा, बढ़ाना होगा। तो ये बातें थी। फिर क्या है, कृषि। अब कृषि उत्पादन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे कृषि बढ़ेगा, जब उत्पादन ज्यादा होगा तो लोग कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश है। तो लोग अगर कृषि प्रधान है तो यहाँ अगर कृषि का उत्पादन ज्यादा होगा तब ना लोग आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। जब आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा को और भागेंगे, शिक्षा अपने बच्चे को देना चाहिए। हमारा समाज शिक्षित होगा, जब समाज शिक्षित होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर वही बात, जनसंख्या नियंत्रण की जानकारी होगा। आगे अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, परिवार कल्याण योजना की अधिक जानकारी। अब परिवार कल्याण योजना हम लोग पीछे बात किए थे, आप लोग जो नहीं देखे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और परिवार कल्याण योजना के बारे नहीं जान लेता, पीछे देख सकते हैं वीडियो। तो ये परिवार कल्याण योजना की लोगों के पास अधिक से अधिक जानकारी है। जैसे आप लोग को हम एक बात बताते हैं, अब अगर परिवार कल्याण योजना के अधिक से अधिक जानकारी होंगे तो मातृ हो गया, यानी माता शिशु दोनों का सही जानकारी हो। जैसे मान लिया एक गर्भवती महिला है, एक गर्भवती महिला है, उसके गर्भ में भ्रूण पड़ रहा है यानी शिशु पड़ रहा है, और वह शिशु एक अनुवांशिक रोग से पीड़ित है, वह शिशु एक अनुवांशिक रोग से पीड़ित है। अब जरा सोचिए, क्या अगर कोई गर्भवती महिला या कोई परिवार ये जान जाता है कि हमारा शिशु जो गर्भ में पड़ रहा है शिशु है वो अनुवांशिक रूप से बीमार है, अब जरा सोचिए अगर ऐसे बच्चे जन्म लेंगे तो क्या बढ़ाएंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं बच्चे को भी परेशान होंगे, वो जो शिशु जन्म लेंगे वो भी दुखी से पीड़ित होंगे और कहीं न कहीं उसकी वजह से उसका मातृ पितृ भी यानी माता पिता दोनों भी परेशान रहेंगे, दुख में रहेंगे। तो इसलिए हम क्या चाहेंगे कि वो बच्चा जमीन हमारी धरती पे आए। तो इसलिए ऐसे बच्चे को हम क्या कर सकते, जन्म से पहले ही नष्ट कर सकते, जन्म से पहले ही नष्ट कर सकते। जैसे देखिए कैसे नष्ट, उसका तरीका क्या, जैसे आप लोग इसके तो देखे हैं, इससे परिचित हैं, आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। ये क्या है, हमारा एक महिला की गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर कहीं ना कहीं ये क्या मिल रहे थे, अपरा मिल, और ये अपरा में कौन पड़ रहे, भ्रूण यानी शिशु, जो कौन से रोग से पीड़ित है, कौन से रोग से पीड़ित है, अनुवांशिक रोग से। अब ये जो अपरा होते हैं, अपरा के अंदर भ्रूण होते हैं और ये भ्रूण और अपरा के बीच में एक तरल द्रव भरा होता है, ये
एमोनोटिक तरल होते हैं। और इस तरल में क्या होता है, शिशु भ्रूण विकसित हो रहे हैं। अब जरा सोचिए, अब उसके अंदर वो जो शिशु है अपना हाथ पैर मारते, तो कहीं ना कहीं शिशु का जो कोशिका होता है थोड़ा वो टूट फूट के कहाँ चले आते हैं, ये एमोनेटिक तरल। अब इस एमोनोटिक तरल को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। थोड़ा सा क्या किया, पूरा नहीं, थोड़ा सा निकाल लिया जाता है और एक चिकित्सक प्रक्रिया द्वारा, देखिए एमिनोसेंटेसिस, इस प्रक्रिया के द्वारा, इस तकनीक के द्वारा उस एमोनेटिक तरल का जांच किया जाता है और उससे इस भ्रूण का कोशिका को प्राप्त किया। फिर उस कोशिका से डीएनए जीन, नाम सुने, डीएनए और जीन प्राप्त कर लिया जाता है। जब इसे प्राप्त कर लिया जाता है फिर इसका अध्ययन किया जाता है और इसी अध्ययन के द्वारा पता चलता है कि शिशु का डीएनए में, जीन में कुछ गड़बड़ी, और उस गड़बड़ी के कारण ही कहीं न कहीं कौन सा बीमारी उत्पन्न होंगे, अनुवांशिक बीमारी। और ये अनुवांशिक जब बीमारी आएंगे तो इसके वजह से उस शिशु कहीं न कहीं बीमार होंगे, पीड़ित होंगे, परेशान होंगे। इसलिए ऐसे शिशु को क्या किया जाता है, अगर किन्हीं को परिवार की सहमति हो तो उन्हें जो है उस भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब, अगर परिवार कल्याण योजना की सभी को जानकारी होगी तभी ना ऐसा कर पाए, और जिन्हें पता ही नहीं हो तो कर पाएंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए परिवार कल्याण योजना की भी अधिक से अधिक लोगों की जानकारी होनी चाहिए। और एक आखिरी का बिंदु है रोजगार का बढ़ावा। यानी अगर रोजगार ज्यादा से ज्यादा आएगा, रोजगार बढ़ेगा, तो जब रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, जरा सोचिए, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। जब आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो फिर अपने शिशु को क्या करना चाहेंगे, अपने बच्चे को सही ढंग से देखभाल करेंगे, अपने बच्चे का सही से शिक्षा व्यवस्था दें, जिसका परिणाम क्या होगा, फिर से जनसंख्या नियंत्रण की विधियों को जाना। देखिए बच्चों, आप लोग को लग रहा है कि सर कुछ मजेदार चीज नहीं आए, मजेदार चीज अब आने वाली। अब देखिए हम लोग क्या है, ये तो जनसंख्या नियंत्रण के जो मेन थ्योरिकल, जैसे आपका एग्जाम में पूछा तो आप इतना लिख सकते हैं, इस तरह से पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। अब जरा बताइए, लेकिन हम लोग मेन रूप से जन्म नियंत्रण अगर नहीं करेंगे तब तक जनसंख्या नियंत्रण हो नहीं सकते। अब हम लोग पूरा अंदर जाएंगे इसके और अब जन्म को नियंत्रण करेंगे, यानी कहीं ना कहीं शिशु को कैसे शिशु दर को, जन्म दर को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, शिशु जन्म दर को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। अब जन्म नियंत्रण, अब हम लोग जन्म नियंत्रण को देखेंगे, जन्म नियंत्रण को समझेंगे। अभी हम लोग जनसंख्या नियंत्रण को, पॉपुलेशन कंट्रोल को देखें, अब हम लोग बर्थ कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अगर बर्थ कंट्रोल हो गया तो जनसंख्या कंट्रोल होगा ही होगा। तो जन नियंत्रण का कौन कौन से तकनीक है, कौन कौन सा तरीका है, ये हमारे एनसीईआरटी बेसिस पे है। अगर एनसीईआरटी में देखें तो उसमें चीजें पूरा एक क्लियर चार्ट के रूप में नहीं देखा हो, पूरा खोज पोछ दिया है, कोई ऊपर इधर उधर मिला के दिया हो, इसलिए समझ नहीं आते। यहाँ पे हम आप लोगों को क्लियर बिल्कुल समझाने का कोशिश करते हैं। और मेरा तो कहना है, जान लो बच्चों, मेरा ये कहना है कि हम चीजों को केवल खत्म नहीं करेंगे, चैप्टर केवल खत्म नहीं करेंगे, बल्कि चैप्टर बिल्कुल समझ आना चाहिए, बिल्कुल आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। तो देखिए, जन्म नियंत्रण का जो तीन तरीका है, मुख्य कितने तरीका है, तीन, यानी तीन तकनीक हैं जो जन्म नियंत्रण को करने का है। तो पहला तकनीक जो है, पहला जो प्रोसेस, अस्थायी तकनीक, अस्थायी प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं टेम्पोररी मेथड, टेम्पोररी मेथड। तो जैसा नाम ही है अस्थायी प्रक्रिया, यानी इसमें क्या होगा हम लोग बात आगे करेंगे। दूसरा जो तरीका है अस्थायी प्रक्रिया, अस्थायी प्रक्रिया, इसकी अस्थायी यानी परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड। और आखिरी तीसरा जो तकनीक है आपका
क्या है, सहगर्भता, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। इसी को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन को शॉर्टकट में बोलते एमटीपी। एमटीपी आपसे कई बार पूछ सकते हैं, कई बार बोर्ड का क्वेश्चन में आया है, बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश, यूपी बोर्ड, ये सब झारखंड बोर्ड, ये सब में आए हैं। एमटीपी क्या है, एमटीपी से आप क्या समझते हैं? और कई बार तो ये भी पूछ देते हैं सहगर्भता का चिकित्सीय समापन की प्रक्रिया को समझाएं। तो हम लोग इस पे बात करेंगे। अभी हम इसका पूरा नाम देख लेते हैं। एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये होता है इसका एमटीपी का पूरा नाम। और देखिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं, गर्भपात। गर्भपात आज की जो पिछला चैप्टर में भी बात की थी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्रेशन। एब्रेशन यानी गर्भपात। अब हम लोग देखते हैं अस्थायी प्रक्रिया क्या होता है। अब देखिए कहीं ना कहीं अगर जन्म को देखें, शिशु जन्म को देखें, तो इसमें क्या होता था मानव में, सबसे पहले युग्मक निर्माण होता था। अगर युग्मक बनने की प्रक्रिया को रोक दिया जाए, युग्मक का निर्माण नहीं हो, यानी शुक्राणु अंडाणु नहीं बनता, तो क्या होगी जरा सोचिए। जब युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन नहीं होंगे, निषेचन नहीं होंगे, युग्मनज नहीं बनेंगे, युग्मनज नहीं बनेंगे, भ्रूण नहीं बनेंगे, यानी शिशु यानी जन्म नहीं होगी। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग अस्थायी प्रक्रिया में देखें तो इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, नर या मादा, नर या मादा के जो युग्मक निर्माण अंग होते उसका बंध्याकरण किया जाता है, यानी उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, जिस ताकि उसमें युग्मक का निर्माण नहीं हो। अगर युग्मक का निर्माण हो भी तो आगे निषेचन के लिए नहीं बढ़ पाए। तो देखिए नर में जो बंध्याकरण मतलब या तो युग्मक बनना बंद हो जाएगा या तो युग्मक बनेगा पर निषेचन के लिए आगे पहुंच नहीं पाएगा। तो नर में जो नर बंध्यता जो करने की तकनीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा नर को यानी पुरुष को बंधित किया जाता है, बंध्या का मतलब हम पिछले वीडियो में समझाए भी थे, यानी नर बंध्यता जिस तकनीक से किया जाता है उस तकनीक का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, नीट में कई बार पूछा, बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी, 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 नर बंध्यता की तकनीक को हम कहते हैं बेसेक्टोमी। और इस तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है, नर को बंधित किया जाता है और इस बंध्यता के द्वारा नर पूरे जिंदगी में दोबारा फिर से चाहेंगे भी तो ये अस्थायी प्रक्रिया के वजह से बेसेक्टोमी की प्रक्रिया के द्वारा जब बंध्याकरण कर दिया जाएगा तो पूरे लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल के लिए वो बंद हो जाएगा। जबकि मादा जो में जन्म नियंत्रण का जो अस्थायी प्रक्रिया है उस तकनीक को हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी तकनीक के द्वारा मादा में बंध्यता लाया जाता है, मादा बंध्यता की प्रक्रिया है। जबकि ये दोनों जो प्रक्रिया है बेसेक्टोमी तकनीक और ट्यूबेक्टोमी तकनीक, इस दोनों तकनीक के द्वारा नर और मादा का पूरे जीवन काल के लिए बंध्यता कर दिया। अब देखिए हम लोग अगर अस्थायी प्रक्रिया को देखें तो इसका नाम ही है, जैसा देखिए टेम्पोररी, अस्थायी, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ काल के लिए हम अगर बंध्यता को लाते हैं, यानी कहने का मतलब कुछ समय के लिए नर या मादा में बंध्यता लाना ही, लाने की जो प्रक्रिया, लाने की जो तकनीक होगी उस तकनीक को हम कहते हैं अस्थायी प्रक्रिया। कुछ समय के लिए, यानी इसमें पूरा संपूर्ण कुछ समय के लिए, जबकि ये क्या था पूरे जीवन काल के, जीवन काल में पूरा बंध्यता ला दिया जाता है और इसमें कुछ समय के लिए बंध्यता आते हैं। अब ये कुछ समय के लिए जो बंध्यता आते हैं तो इस टेक्निक में क्या होता है आपका, देखिए अस्थायी प्रक्रिया में कई तकनीक है, कई प्रक्रिया है,
जिसके द्वारा अस्थायी जन्म नियंत्रण किया जाता है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है रासायनिक, तीसरा है रोधक और चौथा है आयुडी और पांचवा है हार्मोन। तो इन पांचों प्रक्रिया को और अस्थायी प्रक्रिया को हम और अच्छे ढंग से अभी तो समझे कहाँ है, अभी पूरा इसको समझना है। अब ये प्राकृतिक प्रक्रिया क्या होती है, रासायनिक कौन आएंगे, कौन सा टेबलेट होंगे, रोधक क्या होते हैं, क्या क्या आते हैं, आयुडी क्या होता है, कौन हार्मोन जिम्मेवार होते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर अस्थायी प्रक्रिया को देखने वाले और सबसे मुख्य एमटीपी को देखने वाले। तो इन सभी चीजों को और विस्तार से हम लोग और ये चार्ट को आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास में। तब तक अगर आप लोगों को ये बातें, ये चैप्टर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।